मेजर ध्यानचंद। हिमालय की ऊंची चोटियों पर उस सुबह कुछ अलग सा सन्नाटा था। हवा तेज थी, लेकिन उसमें कोई संगीत नहीं था। बर्फ के टुकड़े ऐसे गिर रहे थे जैसे आसमान भी किसी अनकहे डर से कांप रहा हो। लद्दाख के उस दूरस्थ सैन्य पोस्ट पर मेजर ध्यानचंद खड़े थे। 40 के आसपास की उम्र, चेहरे पर कठोरता नहीं बल्कि संयम था। आंखों में थकान थी, लेकिन उससे ज्यादा जिम्मेदारी। मोटी वर्दी के भीतर भी सर्दी हड्डियों तक चुभ रही थी। पर उनका ध्यान मौसम पर नहीं था। उनका ध्यान उन जवानों पर था जो उनके भरोसे थे। साहब, रेडियो से कोई नया संदेश नहीं आया है, लेफ्टिनेंट रावत ने धीमी आवाज में कहा। ध्यानचंद ने आसमान की ओर देखा। बादल इतने नीचे थे कि लगता था हाथ बढ़ाओ तो छू लो। आएगा, उन्होंने शांत स्वर में कहा, और जब आएगा हमें तैयार रहना होगा। ये अक्टूबर 1962 था। देश आजाद तो था, लेकिन सीमाएं अभी भी अधूरी सुरक्षा में थीं। ऊपर दिल्ली में नीतियां बन रही थीं, नीचे हिमालय में जवान अपनी सांसों से बर्फ पिघला रहे थे। एक साधारण गांव से असाधारण सफर। मेजर ध्यानचंद का जन्म उत्तर भारत के एक छोटे से गांव में हुआ था। मिट्टी का घर, सीमित साधन और पिता की एक ही सीख, बेटा, देश कोई जमीन का टुकड़ा नहीं होता, वो लोगों की उम्मीद होता है। पिता स्वतंत्रता संग्राम से जुड़े थे। बंदूक नहीं उठाई थी, लेकिन लाठी और साहस दोनों उनके पास थे। ध्यानचंद बचपन से ही चुप रहने वाले थे। जब दूसरे बच्चे खेलते, वो नदी किनारे बैठकर दूर तक बहते पानी को देखते रहते। शायद तभी उन्होंने सीख लिया था, बहाव के खिलाफ खड़े रहने के लिए अंदर मजबूती चाहिए। फौज में जाना उनके लिए नौकरी नहीं, कर्तव्य था। ट्रेनिंग के दौरान अफसर कहते, ध्यानचंद, तुम बोलते कम हो, पर जब बोलते हो तो लोग सुनते हैं। सीमा पर सच्चाई। लद्दाख पोस्ट पर हालात अच्छे नहीं थे। न पर्याप्त हथियार, न सही कपड़े, न सही नक्शे। जवान अक्सर पूछते, साहब, अगर हमला हुआ तो? ध्यानचंद कभी झूठी तसल्ली नहीं देते थे। तो हम लड़ेंगे, बस इतना कहते। रात को जब सब सो जाते, वो नक्शे फैलाकर बैठते। हर पहाड़ी, हर दर्रा, हर मोड़ उन्हें याद था। उन्हें दुश्मन से ज्यादा चिंता अपने जवानों की थी। एक रात सिपाही किशन उनके पास आया। साहब, घर से चिट्ठी आई है, मां बीमार है। ध्यानचंद ने चिट्ठी पढ़ी, कुछ पल चुप रहे। किशन, डरना मत, ड्यूटी पूरी होगी तो तू खुद मां को देखने जाएगा। किशन की आंखें भर आईं। ऐसे अफसर बहुत कम होते हैं जो युद्ध से पहले इंसानियत बचाए रखें। पहली चेतावनी। 20 अक्टूबर की सुबह अचानक रेडियो जिंदा उठा। चीन की सेना ने कई मोर्चों पर आगे बढ़ना शुरू कर दिया है। शब्द हवा में तैर गए। किसी ने कुछ नहीं कहा। ध्यानचंद ने धीरे से हेलमेट पहना। पोस्ट संभालो, कोई घबराए नहीं। पहली गोलियां दूर कहीं चलीं, आवाज गूंजकर लौट आई। हिमालय ने जैसे चेतावनी दी, अब परीक्षा शुरू हो चुकी है। जवानों के हाथ कांप रहे थे। ध्यानचंद ने ऊंची आवाज में नहीं, भरोसे से कहा, याद रखो, हम पीछे नहीं हटते, ये जमीन हमारी है। लड़ाई केवल बंदूकों से नहीं होती। दुश्मन संख्या में ज्यादा था, हथियार बेहतर थे, लेकिन उनके पास वो नहीं था जो भारतीय जवानों के पास था, अपनी मिट्टी की कसम। ध्यानचंद ने रणनीति बदली। खुले में भिड़ने के बजाय पहाड़ी रास्तों का इस्तेमाल किया। छोटे दस्ते, तेज मूवमेंट, अचानक वार। एक हमले के दौरान एक जवान घायल हो गया। सब पीछे हटने लगे। ध्यानचंद आगे बढ़े। कोई उसे छोड़कर नहीं जाएगा। उन्होंने खुद घायल जवान को उठाया। गोलियां पास से गुजरीं। उस पल मेजर नहीं, एक बड़ा भाई चल रहा था। अंदर का युद्ध। रात को पोस्ट पर सन्नाटा था। कुछ जवान रो रहे थे, कुछ चुप थे। ध्यानचंद अकेले बैठे थे। उन्हें दिल्ली याद आ रही थी। बड़ी इमारतें, मीटिंग्स, भाषण, और यहां बर्फ, खून और अनकहे सवाल। उन्होंने डायरी निकाली और लिखा, अगर हम हार भी गए तो इतिहास ये नहीं